गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये 12 नवंबर के विजन के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले सबको हैप्पी दीपावली। तो गाइस, अभी थोड़े दिन से क्या थोड़ा शेड्यूल क्या है, थोड़ा सा मतलब कि आपको पता है दीपावली है तो घर पे काफ़ी काम रहता है। ठीक है, तो अगले 4-5 दिन तक मेरा शेड्यूल थोड़ा ख़राब ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सह लेंगे थोड़ा। ठीक है, ऐसा कर लेना। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है सेंटर अनवील्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन द 10 मोर सेक्टर्स। तो गाइस, अभी क्या आपको पता है जो हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंडर हम क्या करते हैं, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या किया है कैबिनेट ने, क्या किया है PLI स्कीम के अंदर किया है 10 और सेक्टर्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है, ताकि हम क्या कर सकें उन सेक्टर्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस कर सकें और साथ में उन सेक्टर्स के जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें भी हम कर सकें, बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो कैबिनेट ने क्या कर दिया, उनको अप्रूवल दे दिया है इन 10 सेक्टर्स को। अब आप देख सकते हो वो 10 सेक्टर कौन कौन से हैं। अब देखो, हर एक जो सेक्टर है वो किसी ना किसी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर होगा। तो हर एक सेक्टर को जो इम्प्लीमेंट करेगा वो उसके रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज या उनके डिपार्टमेंट्स ही क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हर एक सेक्टर के लिए हमने क्या किया है, बजट एलोकेट किया है, कितना फाइनेंशियली हम सपोर्ट करने वाले हैं अगले 5 साल में, वो सब हमने क्या किया, पूरा एलोकेशन कर दिया। तो आप देख सकते हो जैसे एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी है उसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, नीति आयोग। एंड वी हैव एलोकेटेड नियर अबाउट 18,100 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलोकेटेड कितना किया, 5,000 करोड़ रुपीज। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी और नियर अबाउट 50,000 करोड़ हमने इनको एलोकेट किया। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को जो इंप्लीमेंट करने वाली वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल करेगी और 15,000 करोड़ पे हमने इंप्लीमेंट मतलब कि एलोकेट किया है। टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को जो इंप्लीमेंट करने वाले वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम विद एलोकेटरी बजट ऑफ नियर अबाउट 12,000 करोड़। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। एंड हमने जो एलोकेट किया है वो नियर अबाउट 10,000 करोड़ किया है। फूड प्रोडक्ट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री करेगी एंड एलोकेट किए हैं 10,900 करोड़, नियर अबाउट 11,000 करोड़ हो गए। इसके अलावा जो हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स हैं इनको जो इंप्लीमेंट करने वाली वो MNRE है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है। और हमने जो बजट एलोकेट किया है वो नियर अबाउट 4,500 करोड़ एलोकेट किया है। वाइट गुड्स दैट इज द ACs और जो LEDs होती हैं इनको जो इंप्लीमेंट करने वाले वो है डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर सॉरी दैट इज द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, नहीं देखो भाई इन्होंने ना गलत लिख दिया, ये DPIIT ही है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड ट्रेड। ठीक है, तो इसको जो हमने एलोकेट किया वो नियर अबाउट 6,000 करोड़ की है। बाकी जो स्पेशलिटी स्टील है इसको जो करने वाली इंप्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है और एलोकेशन किया है इसको भी 6,000 करोड़ के नियर अबाउट। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल हमने कितना एलोकेट किया है, नियर अबाउट 1,45,980 करोड़ रुपीज़ हमने क्या है एलोकेट किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी पूरी न्यूज़ पे। इनको जो इंप्लीमेंट कौन करेगा हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जो डिफरेंट इसकी जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज और जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है वो इन्हें क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और हमने क्या किया, जो फाइनेंशियल जो बजट है इन्हें अगले 5 साल के लिए क्या कर दिया, हमने एलोकेट कर दिया है। जो PLI स्कीम है वो ऑलरेडी इसके अंदर डिफरेंट जो सेक्टर्स है वो कवर थे, जैसे आपको पता ही है मेडिकल डिवाइसेज होगी, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मेनली मोबाइल फोन्स या स्पेसिफाइड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी 51,311 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं। PLI स्कीम का एम यही है कि हम अपनी जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर सकें और ताकि हम क्या कर सकें, जो उस कंपनीज की जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बूस्ट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें, सेल कर सकें। इसका एम यही है कि हम अपनी जो लोकल कंपनीज हैं उनको एनकरेज करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को सेटअप करो और जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं हम उनको एनकरेज करते हैं कि आप क्या करो, एक्सपेंड हो। और हम फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट करते हैं कि आप इंडिया में आके क्या करो, सेटअप करो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो ऑफकोर्स सबसे पहला बेनिफिट यही होगा कि हम अपनी इंडियन इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं फॉरेन मार्केट में और न्यू आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, मतलब कि क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी कैपेबिलिटीज़ और हमारी इनोवेशन को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी क्या करेंगे, इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, अब एक बात बताऊँ ना, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हम ग्लोबली क्या करेंगे, इंटीग्रेट हो सकेंगे और हम क्या कर सकें, MSME सेक्टर के साथ बैकवर्ड लिंकेजेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखो क्या, 2 तरह के लिंकेजेस होती हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस होती हैं, बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं। क्या होती है ये आप मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको पहले बताई हुई है। ठीक है, इसमें अब इससे क्या होएगा, हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल ग्रोथ होगी। क्यों, ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी क्रिएट होगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। वही बात है
एरिया, डिफरेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट करेंगे इन डिफरेंट एरियाज दैट इज ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी एंड द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब कि है कि जो बिल्कुल अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, एज कंप्यूटिंग, ठीक है, ये सब जो चल रही हैं 5G टेक्नोलॉजीज, ये सब कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होगी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो इन सब में हम क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं हम अपनी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स रिवैम्प्ड वेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। देखो गाइस, रिवैम्प्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी हम स्कीम को क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। ठीक है, वेबिलिटी गैप फंडिंग एक स्कीम है जहां पे हम क्या करते हैं, आपको पता है, आपने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े होंगे, BBB दैट इज द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, वेबिलिटी गैप फंडिंग एक मॉडल होता है, ये स्कीम है। देखो, इस स्कीम के अंदर हम क्या करेंगे, जो BBB मॉडल के अंदर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंप्रूव करते हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम क्या करेंगे, थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, जिसको अभी हमने कंटिन्यू किया कब तक, 2024-2025 तक, जिसमें हम नियर अबाउट 80-100 करोड़ रुपीस क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। जो 6000 करोड़ है वो हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 2100 करोड़ पे वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे। इससे क्या होएगा, हम और जो डिफरेंट BBB प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर पाएंगे, मतलब कि जो डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो भी चाहेंगे कि हाँ हम इन्वेस्ट करें। ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, सोशल सेक्टर्स में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया था, जो VGF स्कीम है दैट इज द वेबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, 2006 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी तक सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड थी। अभी हमने क्या कर दिया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वेबिलिटी गैप फंडिंग को क्या किया, स्टार्ट किया है, जिसमें हम 2100 करोड़ रुपीस क्या करेंगे, खर्च करने वाले। ठीक है, तो अभी आपको समझ में, मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो अभी तक ये जो स्कीम थी वो ओनली इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक लिमिटेड थे, लेकिन अब हमने इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ऐड किया है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक तरह का वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड करती है, मतलब जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जब वो स्टार्ट होगा तो आपको वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड करेगी थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ताकि वो कमर्शियली वायबल हो सके। VGF का मतलब यही है कि वन टाइम ग्रांट प्रोवाइड कर देगी ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट आर इकोनॉमिकली जो जस्टिफाई है, लेकिन फाइनेंशियली वो इतने, मतलब कि इतना पैसा नहीं है, तो वो मतलब कि कमी पड़ जाती है, फॉल शॉर्ट ऑफ द फाइनेंशियली वेबिलिटी, क्योंकि लार्ज कैपिटल चाहिए होती है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये काफ़ी लंबे चलते हैं, लाइक 20-20 साल चलते हैं ये प्रोजेक्ट्स, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रिवैम्प स्कीम मतलब कि अब हमने स्कीम में क्या रिस्ट्रक्चर किया है, रिस्ट्रक्चर हमने यही किया है कि हमने इसमें 2 सब स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो 2 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, सब स्कीम 1 में हम क्या करेंगे, वेस्ट वाटर टेक ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे। इस कैटेगरी के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके 100% ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होगी। ठीक है, सब स्कीम 2 के क्या होता है, ये भी सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशनल सेक्टर हो गया, लेकिन इसके अंदर जो ऑपरेशनल कॉस्ट रिकवरी होगी वो एटलीस्ट 50% होगी। ठीक है गाइस, तो गाइस ये जो हमने जो दोनों पढ़े हैं ना, ये हमारी GS3 इकोनॉमी सेक्शन में कवर होंगे, दोनों के दोनों टॉपिक्स। ठीक है, पहला PLI स्कीम वाला भी, एंड सेकंड जो भी हमने वेबिलिटी गैप फंडिंग वाला पढ़ा है। ठीक है, थर्ड है मेघालय गवर्नमेंट एक्यूज्ड ऑफ एनकरेजिंग द रेड होल माइनिंग। ठीक है, तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी GS3 एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। देखो गाइज, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि रेड होल माइनिंग होती क्या है। तो गाइज अभी क्या, जो रेड होल माइनिंग में हम क्या करते हैं, हम जो नैरो टनल्स है, एक सुरंग जैसी होते हैं, वो मतलब पतली पतली जो सुरंग होती हैं उनको डिग आउट करते हैं, नियरली 3 to 4 फीट हाई होती है, जहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, मेनली जो बच्चे होते हैं, वो इन मतलब कि सुरंगों में जाते हैं और कोयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल टनल को ही हम क्या बोलते हैं, रेड होल बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन क्या फिट हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रांच होती है, जो मतलब कि जो टनल्स हम ऐसी बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं फ्लडिंग, इनकी वजह से क्या फ्लडिंग के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी क्या किया है, जो मेघालय बेस्ड राइट ग्रुप्स है, मतलब कोई भी जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप होगा या कोई भी जो NGO है, उसने क्या किया, गवर्नमेंट को गिल्टी ठहराया ये बोल के कि जो गवर्नमेंट है वो इलीगल क्या करती है, रेड होल माइनिंग मेघालय में क्या कर रही है, ऑपरेट करती है। ठीक है, तो केस हैज कम टू द फोरफ्रंट आफ्टर अ मेघालय बेस्ड राइट ग्रुप एक्यूज द गवर्नमेंट फॉर इलीगली परसुइंग रेड होल माइनिंग इन द स्टेट। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आएगा। 2014 में जो NGT था उसने रेड होल माइनिंग को बैन कर दिया गया था मेघालय में, ये बोल के कि जो रेड होल माइनिंग है वो तो अनसाइंटिफिक है और साथ में जो वर्कर्स के लिए भी अनसेफ है। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, जो NGT के ने 2014 का जो ऑर्डर पास किया उसको फेवर किया कि हाँ भी
एनजीटी ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला, लेकिन ये बोल दिया साथ में कि ये जो आपने रेड होल माइनिंग से जितना भी कोयला आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है, चलो आप उसको एटलीस्ट ट्रांसपोर्ट कर लो, बट इट अलाउड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड, जो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फिर सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि 1.77 लाख मेट्रिक टन है वो अभी भी ट्रांसपोर्ट होना बाकी है, लेकिन फिर 2019 में ये पता चल रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने रिवाइज किया कि नहीं भाई, ये 2 लाख मेट्रिक टन नहीं था, ये नियर अबाउट 32.57 लाख मेट्रिक टन था। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा हम कोयला इस साइंटिफिक मेथड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब रेड होल माइनिंग को हम बैन करने की क्यों बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है? देखो सबसे पहले क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को यह एनकरेज करती है, ठीक है, क्योंकि हम 3 से 4 फीट की डिगिंग करते हैं और वहाँ पे मेनली बच्चे ही फिट हो पाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, क्योंकि अगर कोई वाटर इस एरिया में जाता है तो वो एसिडिक बन जाता है। सेकंड क्या करती है, पुअर माइनर्स की लाइफ को भी क्या कर रही है, थ्रेटन कर रही है, उनके लाइवलीहुड को थ्रेटन कर रही है, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ब्रिंग्स डिजिटल न्यूज़ ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म अंडर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वॉच। तो गाइस ये आपको पता भी होगा क्योंकि टीवी में अभी चल रहा था। अभी आपको पता है हमारे इंडिया में 5 मीडियाज़ हैं जिसके अंदर सिर्फ जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कोई रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है, दे आर सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या एक नोटिफिकेशन पास कर दिया है, इसके अंदर जो डिजिटल मीडिया है या जो ऑनलाइन मीडिया है उसको हमने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के परव्यू में लेके आ गए हैं, जिसके अंदर क्या है, विच इंक्लूड्स कोई भी फिल्म्स या कोई भी ऑडियो विजुअल प्रोग्राम जो आपको ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू अवेलेबल कराए जाते हैं, न्यूज़ या करंट अफेयर्स कंटेंट विच आर प्रोवाइडेड थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो आपको भी पता है कुछ तरह की जो न्यूज़ ऐसी होती है वो आपको क्या करती हैं, वो एक्सट्रीमिज्म जो है या एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म उनको क्या करती है, राइज करती हैं, या फिर जो कम्युनलिज्म है इन सबको प्रमोट करती हैं। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे अपना कंट्रोल लगाया, ठीक है। करंटली क्या कोई भी लॉ नहीं है, कोई भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो डिजिटल कंटेंट को क्या करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है जो आपकी फिल्म्स मतलब कि रिलीज होती हैं उसमें भी एक सेकेंड, हाँ, जो भी आपकी फिल्म्स वगैरह जो रिलीज होती हैं वो पहले सेंसर बोर्ड से मतलब कि पास होके ही रिलीज होते हैं, मतलब दे आर रेगुलेटेड बाय दैट सेंसर बोर्ड। लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो भी रिलीज होता है दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी बॉडी, ठीक है। तो न्यू नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा किन पे, OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो अभी तक अनरेगुलेटेड है। टिल नाउ कोई भी जो कंप्लेंट्स हो जाती हैं OTT प्लेटफॉर्म के लिए या OTT कंटेंट से रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको डील किया जाता है विद द IT एक्ट लॉज या फिर IPC एक्ट के। हमारे इंडिया में 5 तरह की मीडिया ऑलरेडी बता चुके हूँ, काफ़ी बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रिंट, रेडियो, टीवी, फिल्म एंड OTT, जिसमें से एक OTT प्लेटफॉर्म है जो अभी रेगुलेटेड नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को अपना एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के साथ आना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो डिफरेंट जो सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल्स प्रपोज किए गए डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा वो गवर्नमेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए। OTT प्लेटफॉर्म आप सबको पता होगा वो फिल्म या कोई भी टेलीविजन कंटेंट जो आपको हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू मिलता है अपार्ट ऑफ एनी केबल और सैटेलाइट प्रोवाइडर, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, ये सब किस में आते हैं, OTT प्लेटफॉर्म में। इंडिया के पास देखा जाए, इंडिया में 17 करोड़ OTT प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं 2019 के एंड तक, और देखा जा रहा है 2023 तक जो OTT प्लेटफॉर्म की जो मार्केट है वो $5 बिलियन तक पहुंच जाएगी, ठीक है भाई। देखो आप सबको पता है नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप सब लोग देखते भी होंगे, वो कितना ज़्यादा मतलब कि कितना वहाँ पे मतलब कि बेकार कंटेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे अपनी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मूव्स टू सेटअप नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर इन GS1 और द GS2। जो नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो गाइस 2 वर्कर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस समझते हैं। देखो गाइस जो वर्कर्स इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं जहाँ पे 10 वर्कर्स से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें हम ऑर्गेनाइज वर्कर्स बोलते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो इस तरह की फर्म्स में काम करते हैं जहाँ से 10 से कम वर्कर्स होते हैं, उन्हें हम अनऑर्गेनाइज वर्कर्स बोलते हैं। तो नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर ये पहली नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें हम माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड करेंगे। तो आप इसको नोट करो कि इसमें हम माइग्रेंट वर्कर्स को भी ऐड करेंगे। इसमें हमारा एम यही है कि हम उन वर्कर्स, इस तरह के जो लेबर्स होते हैं, इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें और हम गवर्नमेंट को भी एनकरेज कर सकें कि इस तरह के आप स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करो इन लेबरर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी मतलब कि बोला था, एनकरेज किया था कि इस तरह का नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सेटअप करना चाहिए, जिसको हमें आधार के साथ लिंक करना चाहिए, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो कि 2008 का था, इसने पहली बार क्या किया था कि हर एक जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करता है उसको रजिस्टर्ड
करना चाहिए और उनको एक स्मार्ट आईडी कार्ड इशू करना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इससे क्या होएगा, हर एक जो वर्कर है वो अपनी स्किल्स क्या हैं वो उसको शेयर कर सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, जिसके थ्रू क्या गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसकी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयर्स की तरफ दे सकते हैं। तो एम्प्लॉय को पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे को किस तरह के बंदे की ज़रूरत है, तो वो उसको हायर कर सकती है। सेकंड क्या, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको काफ़ी इजीली इंप्लीमेंट कर सकती है, या जो डिफरेंट सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स हैं उनको इंप्लीमेंट कर सकती है। जो लेबर्स के मूवमेंट को हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे अभी कोविड-19 में जो सिचुएशन आई है, तो हम इसमें क्या है, लेबर्स की मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। रिसेंटली आपको पता है कि जो माइग्रेंट का जो डाटा है उस पर हमें इनसफिशिएंट डाटा नहीं है, उन पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि अभी एक टॉपिक ऑफ डिबेट बना हुआ है, क्योंकि हम कोई डिटेल्स नहीं मिल पा रही है कि कितने नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स हैं जिन्होंने अपनी जॉब खोई है इन्फॉर्मल सेक्टर में ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो एज पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 2009-2010 सर्वे में जो 90% कंट्री की जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, जिनके कोई भी मिनिमम वेजेस नहीं है और ना ही उनको कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। चाइना प्रपोजेस पुल बैक एट द पेंगोंग लिंक। तो गाइस आपको पता है इंडिया और चाइना में स्टैंड ऑफ हो रखा था, तो चाइना ने भी प्रपोज किया कि वो अपने ट्रूप्स को वापस लेके जा रही है और अब जो उनके ट्रूप्स है वो रिटर्न कर रहे हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन ऑन द साउथ बैंक ऑफ द लेक। अब चाइना रिटर्न करेगी कहाँ पे, जो पेंगोंग लेक के जो नॉर्थ बैंक की फिंगर 8 रीजन है वहाँ पे वो रिटर्न करेगी और जो अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको वैकेट करेगी। वाइल अभी तक ऐसा कोई चाइना और इंडिया में कोई प्रपोजल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया इस ऑफर को कंसीडर कर रही है। जो भी इंडिया और चाइना में 6 महीने पहले जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसमें क्या होता है, जो चाइना थे वो जो चाइनीज़ के जो ट्रूप्स थे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 8 किलोमीटर वेस्ट में आ गई थी। ठीक है, सारना कोड क्या है, देखो ये सारना सबसे पहले बता दूँ, एक सारना एक रिलीजन कम्युनिटी है जो चाह रही है कि हमें डिफरेंट रिलीजन मिलना चाहिए, एक डिफरेंट मतलब कि एक रिलीजन जैसे आपका हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, मुस्लिम, ये जो रिलीजन्स हैं, तो इस तरह का एक सारना रिलीजन भी मिलना होना चाहिए। ठीक है, तो झारखंड असेंबली ने क्या किया, अभी सारना कोड रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें वो कह रही है कि सारना को इंक्लूड करना चाहिए एज अ सेपरेट रिलीजन इन सेंसस 2021। अभी क्या है, इसको सेंटर के अप्रूवल के लिए भेजा है। सारना फॉलोअर्स वो फॉलोअर्स होते हैं जो नेचर को वर्शिप करते हैं और वो खुद को हिंदूज कंसीडर नहीं करते हैं और पिछले काफ़ी सालों से क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हम एक सेपरेट रिलीजन की आइडेंटिटी दी जाए। जो ट्राइबल लीडर्स है अक्रॉस झारखंड वो डिमांड कर रहे हैं कि सरना कोड को इम्प्लीमेंट किया जाए सेंसस के सर्वे में। अभी तक जो सेंसस सर्वेज हैं उसमें इस रिलीजन को, सरना के जो लोग हैं, इन अदर्स के रिलीजन कॉलम में काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2011 का। न्यू रूल्स को नोटिफाई किया गया अंडर द FCRA 2010। देखो गाइस आपको पता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या काम करता है, जो भी फॉरेन डोनेशंस आती हैं या जो भी फॉरेन कंपनी से या फॉरेन के लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनको ये रेगुलेट करता है ताकि इसके जो पैसे हैं वो हम गलत जगह यूज़ ना कर सकें, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिज्म फाइनेंसिंग, इन सब एक्टिविटीज़ में यूज़ ना करें और हमारी जो कंट्री की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, FCRA रेगुलेट फॉरेन डोनेशन एंड इंश्योर दैट सच कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो न्यू रूल्स आए हैं उन्होंने क्या किया है, फार्मर, स्टूडेंट, रिलीजियस या अदर ग्रुप्स जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है उनको, उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो रिलैक्स कर दिया। बाकी जो न्यू FCRA रजिस्ट्रेशन है उन्हें और स्ट्रिक्ट बना देगा। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या, और स्ट्रिक्ट बना देगा है। अब इसमें क्या, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन FCRA लेना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 3 साल से एग्जिस्टेंस में होना चाहिए और कम से कम वो 15 लाख खर्च कर चुका होगा अपनी कोर एक्टिविटीज़ में। पहले ये जो 15 लाख की जगह 10 लाख होता था। ठीक है, सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी। देखो अब क्या है वाटर अवार्ड, मतलब कि ये अवार्ड हम उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने ऐसे एफर्ट्स पाए हैं ताकि हम वाटर रिसोर्स के कंजर्व कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये अवार्ड हम उन लोगों को दे रहे हैं और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन एंड द मैनेजमेंट। इसका एम यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अमंग द पीपल की वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है एंड मोटिवेट देम टू अडॉप्ट द बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिसेस। ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अभी अमूर फाल्कन्स क्या है भाई, ये तो बता दूँ एक बर्ड है, पहली बात बता दें। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अवेयरनेस कैंपेन, विजिलेंस क्या होता है आपको पता ही है, जैसे CVC क्या काम करता है, आपको मॉनिटर करता है। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने मॉनिटर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन
अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया ताकि हम अमूर फॉल्कन्स को प्रोटेक्ट कर सकें। देखो अमूर फॉल्कन्स है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग बर्ड है, मतलब कि एक साल में नियर अबाउट 20,000 किलोमीटर ट्रैवल करता है बिटवीन देयर ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड। जो नॉर्थ अभी क्या करते हैं, देखो ये जो क्या करते हैं, ये माइग्रेट होते हैं ये बर्ड्स नियरली कहाँ से, जब सर्दियाँ आती हैं तो चाइना और सर्बिया से ये कहाँ जाते हैं, वापस साउथर्न अफ्रीका में जाते हैं। तो जब ये रास्ते में जाते हैं तो हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो इनके माइग्रेशन रूट में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इसका जो स्टेटस है वो क्या लीस्ट कंसर्न है, तो आपको इसका IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं फर्स्ट स्नो लेपर्ड सेंसस हुआ है कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया फर्स्ट एवर सेंसस ऑफ द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। सेंसस ये बताएगा कि किस तरह जो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया में है उसको क्या थ्रेट है या उसके जो हैबिटेट है उसको क्या मतलब कि थ्रेट है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड आपको पता है इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं, मेनली लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। अभी क्या है, जो 3 साल पहले जो एस्टिमेट लगाया गया था कि तो इंडिया में 626 स्नो लेपर्ड हैं जो कि बिटवीन 3000 to 500 मीटर की हाइट पे रहते हैं। तो इसका जो स्टेटस है IUCN वो क्या है, वल्नरेबल। आगे बढ़ते हैं हैदरपुर वेटलैंड। तो गाइस ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये वेस्ट यूपी में है। तो अभी कुछ जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही है कि जो हैदरपुर वेटलैंड है उसको रामसर साइट में ऐड किया जाए। ये वेटलैंड कब आया था, 1984 में एग्जिस्टेंस में आया था जब रिवर गंगा पे मध्य गंगा बैरेज का कंस्ट्रक्शन हुआ था। काफ़ी जो बर्ड स्पीसीज हैं जो हैदरपुर वेटलैंड पे आती हैं और मैक्सिमम जो विंटर बर्ड्स होते हैं, जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ग्रे लेग गूस, बार हेडेड गूस, वो मैक्सिमम जब माइग्रेट करके आते हैं तो यहीं पे ये डेस्टिनेशन होती है, यहीं पे वो रुकते हैं, ठीक है। तो वेटलैंड आपको पता ही होते हैं, दे आर द लैंड एरियाज विच आर कवर्ड बाय द वाटर, आइदर दैट टेम्परेरी हो, सीजनली हो या फिर परमानेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। अभी क्या है, श्रीलंका ने एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है इंडिया और जापान के साथ ताकि हम क्या कर सकें, जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पे जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उसको अपग्रेड कर सके। एम क्या है, श्रीलंका का स्टेटस को एनहेंस करना एज अ मैरीटाइम हब। हाइवर प्रोजेक्ट को अभी ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक तरह का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लास्ट न्यूज है इंडिया हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट शिपमेंट फ्रॉम द बांग्लादेश थ्रू वाटर रूट। पहला जो कमर्शियल शिपमेंट है वो बांग्लादेश से आ चुका है। कहाँ पे, असम के करीमगंज में आया है। किसके थ्रू आया है, वाटर, दैट इज द प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट के लिए आया है। अब आपको पता है वाटर रूट इकोनॉमिकल भी है, ग्रीनर भी है, सेव मोड भी है और इजीली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं। जो ये प्रोटोकॉल था ये 1972 में साइन हुआ था लेकिन 2015 में रिन्यू हुआ, जो कि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है ताकि हम इस वाटर वे को यूज़ कर सकते हैं फॉर बोथ द कंट्रीज टू कॉमर्स, ठीक है। सो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करना, कोई भी डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा, हैप्पी दीपावली।